गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज अपन बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट नंबर 6, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपके हर बार यूजीसी नेट के अंदर कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग उनकी जो एक कह सकते हैं क्वेश्चन की जो संख्या है वो आपकी 4 से लेके 5 या कई बार 6 क्वेश्चन भी इसके अंदर दिखाई देते हैं। विपल जी, आपका स्वागत है। और आज अपने इम्पोर्टेंट जो यूनिट है उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इसमें 4 या 5 जो है आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, कई बार 6 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। अब पहले इस लॉजिकल रीजनिंग को अपने स्टार्ट करें तो उससे पहले अपने क्या करेंगे कि यूजीसी नेट जो है उसका सिलेबस क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, और उसके जो जो ट्रेड है पिछले सालों का, कुछ 3-4 सालों का ट्रेड जो है क्वेश्चन पूछने का कि कहाँ से क्वेश्चन जो है इस यूनिट में आते हैं आपके, उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस जो है वो यूजीसी नेट का क्या है। देखिए, ये आपका सिलेबस है कि यूनिट नंबर जो 6 है इसका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस। ये जो सिलेबस है इसको दो पार्ट में अपने पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ये आता है आपका वेस्टर्न वेस्टर्न लॉजिक, या इसको पश्चिमी लॉजिक भी कह सकते हैं, पश्चिमी लॉजिक कह सकते हैं। ये जो है ये आपका इंडियन लॉजिक है। अब पश्चिमी लॉजिक के अंदर आपका सिलेबस जो है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट जो है या तर्क जो है वो आपका क्या है, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म्स क्या क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगराइज्ड प्रोपोजिशन जो है वो आपकी क्या है, मूड और फिगर जो है वो क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फेलेसीज जो है, फेलेसीज जो है वो क्या है आपकी, फेलेसीज जो है वो क्या है, यूज ऑफ लैंग्वेज क्या है आपका, डिनोटेशन क्या है आपका, ट्रम क्या है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है वो क्या है। यानी ये सब किसका पार्ट है? आपका वेस्टर्न लॉजिक का है। इवेल्युएटिंग एंड डिडक्टिव और इंडक्टिव जो रीजनिंग है वो भी किस में आती है? आग्नात्मक, निग्नात्मक और आग्नात्मक। ये भी रीजनिंग जो है वो किस में आती है? आपकी वेस्टर्न लॉजिक में आती है। इसके बाद वेन डायग्राम जो है, आजकल इससे क्वेश्चन जो है वो बहुत कम क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। वेन डायग्राम है, सिंपल और मल्टीपल यूज है, स्टेबलिंग द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट के बीच में आपकी वैलिडिटी क्या है। देन जहां से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जो है कन्फर्म आपका आता है, एक से लेके दो क्वेश्चन, वो वाला पार्ट है आपका इंडियन लॉजिक का। इंडियन लॉजिक के अंदर आप देखेंगे तो मीन ऑफ द नॉलेज, यानी ज्ञान जो है उसके क्या क्या साधन है, या ज्ञान किसको कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे प्रमाण है, प्रत्यक्ष है जो परसेप्शन जिसको कहा जाता है, अनुमान है, इन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है, उपमा है जिसको कंपैरिजन कहा जाता है, और शब्द यानी वर्बल जो टेस्टोमनी है, अर्थपति इम्प्लीकेशन जो है, एंड अनुपलब्धि जो है वो आता है। स्ट्रक्चर ऑफ काइंड ऑफ, अनुमान के जो स्ट्रक्चर है वो, व्युत्पत्ति क्या है आपकी, एंड हेतुआभास जो है, ये हेतुआभास जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस में क्या क्या फैलेसीज है। ये एक स्ट्रक्चर है इसका यूनिट नंबर 6 का। यूनिट नंबर 6 जो है पहले आपको ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा जो इसका पार्ट जो है वो वेस्टर्न आपका लॉजिक से रिलेट करता है, कौन सा पार्ट जो है वो इंडियन लॉजिक से रिलेट करता है। गुड इवनिंग डिम्पल जी। तो वहां से आपको जो है देखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से अपने को प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो अपने आज के इस लेक्चर के अंदर, आज की इस लाइव क्लास के अंदर अपन ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इसके बेसिक कंसेप्ट जो है इसको जानने का प्रयास करेंगे, और देन अपन धीरे धीरे करके बाकी जो पार्ट जो है उसको जानने का प्रयास करें। आज जो हमारा रहेगा वो एक लॉजिकल रीजनिंग के आसपास जो है हमारे जो टर्म्स है उन पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि वो लॉजिकल टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं आपका वेस्टर्न लॉजिक में भी काम आते हैं और वो आपके इंडियन लॉजिक में भी काम आते हैं। तो वेस्टर्न और इंडियन लॉजिक का जो मिक्सअप जो है आज का लॉजिकल को लेके जो हमारी क्लासेस है उसमें स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले हम ट्रेड को देख लेते हैं कि वेटेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन यूजीसी नेट एनालिसिस बेस्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन।
यानी ओल्ड जो आपके PYQs है अगर उनको देखें तो आप देखेंगे कि जून 2025, दिसंबर 2025, जून 2024, दिसंबर 2023 और जून 2023। यानी 2023 से लेके 2025 यानी 3 सालों का अपने एनालिसिस करें तो वी विल फाइंड इट कि हम क्या पाएंगे कि वेन डायग्राम जो है वहां से एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है। सिलोजिज्म जो है, सिलोजिज्म या न्याय संगतता इस जिसको हिंदी में कहा जाता है, उससे क्वेश्चन जो है वो भी एक दो क्वेश्चन आपके आते हैं। इंडियन लॉजिक है वहां से भी एक से लेके दो क्वेश्चन आते हैं, कई बार आप देखें दो आए हैं, यहाँ पे एक आए हैं। आप एनोलॉजी एनालॉजी जो है, एनालॉजी उसको लेके देखेंगे तो यहाँ से कई बार जीरो क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपका पिछले 3 सालों से इसमें से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी आज्ञात्मक और निज्ञात्मक को देखें तो यहाँ से भी कई बार एक क्वेश्चन आता है, कई बार जीरो आता है। अगर टोटल यूनिट में बात करें तो अपन देखेंगे कि ये 2025 में जून में देखें तो 4 से लेकर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें देखें तो 4 से 5 है, 5 से 6 है, 4 से 5 है, 5 से 6। कुल मिला के अपने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें यूनिट नंबर 6 के तो वी विल फाइंड इट 5 क्वेश्चन। यानी 4 से लेकर 6 के बीच का अगर रेशियो निकाले हमने या उसका एवरेज निकाले तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन जो है वो आपके इस यूनिट से आते हैं। तो ये यूनिट जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये यूनिट जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है। अगर आप पश्चिमी जो है या वेस्टर्न जो आपका लॉजिकल है उसमें भी कुछ इस तरह की कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्रिटिकल जो है आपके मेथड या क्रिटिकल जो आपके वर्ड जो है वो दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ भारतीय अगर देखें आप भारतीय न्याय पद्धति को, उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो आपको इस तरीके की दिखाई देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लॉजिकल रीजनिंग को जानते हैं कि एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपकी क्या है। आप देखिए आपके सामने दो चीज़ें होती है, एक होता है रीजनिंग और दूसरी होती है लॉजिकल रीजनिंग। एक होता है रीजनिंग देन सेकंड जो होती है वो लॉजिकल रीजनिंग होती है। पहले हम रीजनिंग को जानते हैं कि व्हाट इज रीजनिंग। यानी किसी समस्या को, किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को या किसी क्वेश्चन के बारे में सोचने, समझने और निर्णय लेने की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम, रीजनिंग कहते हैं दोस्तों। हमारे सामने कोई भी समस्या आई, कोई स्थिति आई, कोई पर्सन आया, उसके बारे में हमने सोचा, हमने समझा और निर्णय लिया, तो ये क्या हुआ, रीजनिंग हुई। यानी आपसे कहा जाए कि यूजीसी नेट जो है दिसंबर 2025 के अंदर आपको क्वालिफाई करना है हिस्ट्री सब्जेक्ट से। आपने क्या किया उसके बारे में ही सोचा कि पिछले सालों में क्या मेरिट रही है, आपने उसके बारे में समझा कि किस तरह की क्वेश्चन पैटर्न जो है आपका आ रहा है और उसके बारे में निर्णय लिया। और जो उनमें सब में आपने एक प्रोसेस अपनाई वो सब क्या थी, आपकी रीजनिंग थी। रीजनिंग की बात करें तो ये सामान्य बुद्धि यानी कॉमन सेंस पे आधारित होती है, अनुभव पे आपके आधारित हो सकती है कि पीछे आपका अनुभव जो है वो, जैसे आपने देखा कि जून 2025 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो मेडिवल से आए थे। आपने क्या किया, मेडिवल को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया। तो ये आपका अनुभव था, अनुमान लगाया आपने कि हो सकता है कि इस बार, पिछली बार मेडिवल से थे तो इस बार है एंशियंट से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपने अनुमान लगाया और आपने अपनी भावनाएं जो थी उनको शामिल किया। तो ये सब जब करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। वो सब क्या कहलाती है, रीजनिंग कहलाती है। उदाहरण के तौर पे देखें, आसमान में काले बादल है तो इस पे अनुमान अपने क्या लगा सकते हैं, अनुमान ये लगा सकते हैं कि शायद बारिश हो सकती है, क्योंकि जब भी काले बादल थे तो हमने अपने अनुभव और अपने अनुमान के आधार पे ये बताने की कोशिश की है कि जब काले बादल होते थे तो हमेशा क्या होती थी, आपकी बारिश होती थी। तो ये बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी रीजनिंग कहलाती है। अब अपन लॉजिकल रीजनिंग को जानने का प्रयास करते हैं। ये तो क्या था, आपका रीजनिंग थी। रीजनिंग जैसे कि आपके दो टाइप्स की रीजनिंग होती है, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है एंड देन सेकंड इज द रीजनिंग होती है। जब आप मैथमेटिकल की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो सीरीज की, जैसे 5 है 7 है 9 है, तो वो क्या है, आपका रीजनिंग ही है। जैसे 5 7 9 जो है, जैसे आप आपसे क्वेश्चन पूछा 5 7 9 और इसके बाद जो है इस तरह से देके और आपको 13 पूछ लिया, आंसर आपका ये आया। आपको पता है कि
+2 हो रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 जो है इसका आंसर आएगा। तो ये क्या है, एक रीजनिंग है। और रीजनिंग हमेशा क्या होती है, जब मैथमेटिकल का यूज करके हम कोई रीजनिंग करते हैं तो वो जर्नल रूल पे आधारित होती है, वो हमारे अनुभव पे आधारित होती है, वो हमारे ज्ञान पे आधारित होती है, अनुमान पे आधारित होती है। तो ये सब रीजनिंग आती है। लेकिन इस यूनिट नंबर 6 जो है इसमें वो वाली रीजनिंग नहीं है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग की अपन बात कर रहे हैं। इसमें दो शब्द है आपका, लॉजिक और रीजन। यानी तर्क के साथ में कोई बात कर रहे हैं तो या तो ये सही होगा या ये गलत होगा, या तो ये सही होगा या ये गलत होगा, इस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, निश्चित नियम होते हैं, प्री डिफाइन आपके नियम होते हैं। और तर्क के सिद्धांतों के आधार पे क्या होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। आपको नियम दिए गए हैं, निश्चित नियम, और तर्क दिए गए हैं, उसके आधार पे अपन क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे विशेषता अगर बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, तो अपन देखेंगे कि स्पष्ट नियम और संरचना यहाँ पे दी गई है। कारण और परिणाम की अगर बात करें तो इसमें कारण और परिणाम पे आधारित होता है। यानी बादल जो है वो क्या है, आपके काले हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कारण, बादल काले हैं तो आपकी क्या होगी, वर्षा होगी। कारण हुआ बादल काले हैं और परिणाम क्या हुआ, वर्षा हुई। इस पे आधारित है। निष्कर्ष तार्किक रूप से या तो सही होगा या आपका गलत होगा। इसमें क्या होता है कि निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो हमेशा तर्क के सिद्धांतों के आधार पे निकलेगा। कंक्लूजन जो आएगा उसमें आपका क्या होगा, आर्गूमेंट होंगे, उसके लॉजिक होंगे, उसी के आधार पे आपका क्या निकलेगा, हमेशा रिजल्ट निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बात करें अपन, तो सभी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। सभी विद्यार्थी क्या देते हैं, आपका परीक्षा देते हैं। राम क्या है, एक विद्यार्थी है। अब सभी विद्यार्थी जो है वो क्या देते हैं, परीक्षा देते हैं। तो राम क्या है, राम विद्यार्थी है, राम इसमें आ गया आपका। अगर वेन डायग्राम से देखें अपने तो राम इसमें आ गया। इसका मतलब क्या है कि राम भी परीक्षा देता है। तो ये इस प्रकार से इसका जो है पॉजिटिव कंक्लूजन निकला। अगर ये आता कि सभी विद्यार्थी परीक्षा नहीं देते हैं और राम विद्यार्थी है तो इसका मतलब राम परीक्षा नहीं देता है, तो ये नेगेटिव आता। तो इसमें जो परिणाम होगा, इसमें जो आपका निष्कर्ष आएगा, जो कंक्लूजन आएगा लॉजिकल रीजनिंग में, या तो वो पॉजिटिव वे में आएगा या फिर वो नेगेटिव वे में आएगा। या तो पॉजिटिव वे में आएगा या नेगेटिव वे में आएगा। तो ये आपको लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग में डिफरेंस जानना है। रीजनिंग के अंदर जो सामान्य चीजें होती है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है आपका, कि विशेष नियम होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, उसी के आधार पे अपने निष्कर्ष निकालना होता है। हमेशा इसके अंदर क्या होगा कि दो या दो से अधिक आपको निष्कर्ष दिए होंगे, उन्हीं निष्कर्षों के आधार पे आपका कंक्लूजन जो है वो आपको निकालना। तो आई होप डिपल जी, इस अभी तक जो है अपने कोई रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को लेके कोई कंफ्यूज है, एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। अदरवाइज अपने आगे लॉजिक की तरफ जाते हैं, लॉजिक और तर्कशास्त्र की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में लॉजिक और तर्कशास्त्र आर्ग्यूमेंट वगैरह क्या होते हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है आपका रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में क्या है। और उस आर्ग्यूमेंट की तरफ जाए उससे पहले एक बार थोड़ा सा इसको रीजनिंग वर्सेस आपके लॉजिकल रीजनिंग है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं अपने। रीजनिंग वर्सेस लॉजिकल रीजनिंग जो है इसको जानते हैं। यानी रीजनिंग की प्रकृति है वो क्या है, सामान्य सोच है। यानी इसकी सोच जो है वो क्या है, जर्नल है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग में हमने बताया था आपको निश्चित नियम होते हैं। इसमें क्या होता है, निश्चित आपके नियम होंगे। इसी प्रकार से हदार की बात करें तो इसमें हदार क्या होता है, आपका अनुभव बताता है कि जैसे बादल काले हैं तो वर्षा होगी, अनुभव बताता है, अनुमान आप लगा सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है, तर्क के सिद्धांत होते हैं। इसमें लॉजिक के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको दिए होते हैं और उसी के आधार पे अपने को क्या करना पड़ता है, उसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। सटीकता यानी अनुमानात्मक होती है और ये तार्किक रूप से वेद होती है, ये अनुमान लगा सकते हैं इसमें। उपयोग कहाँ पे आता है, रोजमर्रा के निर्णय अपने को लेने होते हैं तो अपने रीजनिंग लगाते हैं। ये बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग जो है वो परीक्षा, गणित, दर्शन जैसे फिलोसफी वगैरह सब्जेक्ट में आपकी काम आती है। तो कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग जो है वो क्या है, एक निश्चित नियम पे आधारित होती है और उसमें तर्क के आधार पे आपके सिद्धांत, तर्क के सिद्धांत यूज में आते हैं और उसी तार्किक रूप से वो वेद है या नहीं है उस पर आपका काम होता है।
लेकिन अगर वही रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप अनुभव और अनुमान के आधार पे और सामान्य सोच के आधार पे भी कुछ रिजल्ट जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो लॉजिकल जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग जो है, मैं इसे शॉर्ट में LR लिखता हूँ। तो ये लॉजिकल रीजनिंग जो है, इसकी थिंकिंग इम्पोर्टेंस क्यों है? यानी पहली तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रभावशाली क्या होती है, इसके माध्यम से प्रभावशाली समस्या निवारण जो है वो आपका होता है, इसलिए इसको यूज में लिया जाता है। दूसरा, इनहेंस डिसीजन मेकिंग, यानी ये क्या करती है, आपका निर्णय लेने में सहायता करती है। अगर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आप क्या करते हो, क्रिटिकल सोच रखते हो, यानी विश्लेषणात्मक सोच के साथ इसमें काम होता है, इसलिए इसको LR को या लॉजिकल रीजनिंग को यूज में लिया जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके माध्यम से क्या होता है, आपका प्रभावशाली प्रभावशाली संचार होता है या कम्युनिकेशन होता है। इसमें एकेडमिक और प्रोफेशनल सक्सेस मिलने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। और ये जो है अवॉइडिंग लॉजिकल फेलिसीज जो है, ये क्या होता है कि कोई भी जो मिथ होता है या भ्रम जो होता है, इसको हम बेसिकली इसको और अच्छे तरीके से अपना आगे आने वाले क्लासेस में जानेंगे। तो फेलिसी जो है वो एक प्रकार का भ्रम पैदा किया जाता है, उस भ्रम को भी इस लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से अपने खत्म कर सकते हैं। तो यही जो है सोच आती है कि लॉजिकल थिंकिंग जो है आपकी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक सिंपल थिंकिंग होती है, जैसे अपने सिंपल सोच सकते हैं, एक लॉजिकल यानी तर्क के साथ अपने सोचते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि यूजीसी नेट जो है, एक तो ये सोच है हमारी कि यूजीसी नेट जो है, अपने ये सोच के एग्जाम दिया कि यूजीसी नेट जो है उसको एग्जाम को अपने को पास करना है। दूसरा, इसमें अगर लॉजिकल रूप से अपन देखें तो अपने ये कहेंगे नेट को नहीं JRF पास करना है, ताकि अपने क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिले, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिले, और इससे अपनी आर्थिक सहायता होगी और कई प्रकार के डायमेंशन जो है इसमें आपके पास में ओपन होंगे। ये क्या है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग है। और जो आप सीधा सोच रहे हो कि केवल और केवल पास करना है एग्जाम को, तो वो आपकी सिंपल थिंकिंग आती है। ये थोड़ा सा इसमें लॉजिकल थिंकिंग जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें ये सारे जो 6 आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो 6 पिलर्स जो है उसके आसपास कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग जो है वो रहती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें की कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जो है, यानी इसके की कंपोनेंट जो है, इसके एलिमेंट्स कह लीजिए या इसके तत्व कह लीजिए, वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपका क्या होता है, रीजनिंग आती है। फिर आपका क्या होता है, एनालिसिस होता है, यानी यहाँ पे विश्लेषण होता है। फिर आपकी डिडक्टिव लॉजिक होती है, यानी निगनात्मक लॉजिक होती है या निगनात्मक तर्क होता है। फिर होता है इंडक्टिव, यानी आगनात्मक तर्क होता है। फिर होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट, यानी कोई भी विचार है उसकी क्या होती है, आपकी क्लैरिटी होती है। आपकी उसमें जो विचार है वो आपका सुस्पष्ट होता है इसमें। ये लॉजिकल थिंकिंग के कंपोनेंट है, यानी इसमें इंडक्टिव मेथड काम में आती है, इसमें डिडक्टिव मेथड काम में आती है। किसी भी टॉपिक या किसी भी विषय को लेके इसमें एनालिसिस किया जाता है, तर्क लगाया जाता है, और उसके बाद क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो आपका निकल के आता है। तो ये की कंपोनेंट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। अब दोस्तों, एक चीज आपने देखा होगा कि जब हमने सिलेबस की बात की थी, तो हमने सिलेबस जो है उसको 2 भागों में बांटा था आपका। एक हमने बांटा था वेस्टर्न लॉजिक, और दूसरा हमने बांटा था इंडियन लॉजिक। तो अब हमें सबसे पहले जब लॉजिकल रीजनिंग को हमने जान लिया, लॉजिक और रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को हमने जान लिया, की कंपोनेंट्स को जान लिया, इंपॉर्टेंस क्यों है उसको जान लिया, तो अब जैसे ही सिलेबस की तरफ हमने बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि पश्चिमी तर्क या वेस्टर्न लॉजिक जो है वो क्या है, और इंडियन लॉजिक आपका क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वेस्टर्न लॉजिक की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न लॉजिक जो है वो क्या है, कि उसका मुख्य फोकस किस पे, आपका फॉर्मल और संरचनात्मक नियम पे है। फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड जो रूल है, उस स्ट्रक्चर्ड रूल पे है। इसमें गणितीय
व्याकरणीय संरचना जो है वो आपकी काम में आती है। अब इस पश्चिमी तर्क के अंदर मुख्य जो बात आती है वो किस किस की जाती है। इसमें लॉजिक की बात करें तो न्याय वाक्य जिसे सिलोजिज्म कहा जाता है, व्याघात यानी कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो आता है, और प्रतीकात्मक तर्क यानी सिंबॉलिक लॉजिक जो है वो आता है। यानी 3 टाइप्स के इसमें मुख्य रूप से आपका लॉजिक जो है निकल के आता है, या इन पे बात आपकी की जाती है। सिलोजिज्म जिसे न्याय वाक्य, कॉन्ट्रडिक्शन और सिंबॉलिक लॉजिक जो है प्रतीकात्मक तर्क जो है वो आता है। अब उदाहरण देखिए इसका एक कि किस प्रकार का जो वेस्टर्न लॉजिक है वो किस प्रकार का है। ये कहता है सभी मनुष्य नश्वर है, तो राम मनुष्य है, तो राम क्या होगा आपका नश्वर है। यानी सभी मनुष्य, आप ऐसे इसको ड्रॉ करके देखिए कि सभी जो मनुष्य है वो क्या है आपके, सभी मनुष्य आपके नश्वर है, तो राम भी क्या है आपका नश्वर है। तो यहाँ सत्य संरचना जो फॉर्म पर निर्भर करती है, अनुभव पे नहीं। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर्म जो है या जो आपके प्रमाइसेस जो है या तर्क जो वाक्य है उन पे आपका रिजल्ट जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कि उदाहरण के रूप में सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है, तो राम क्या है, मनुष्य है, इसका मतलब राम भी नश्वर है। तो यहाँ पे फॉर्म पे करता है, यहाँ पे ये नहीं कि आपने पहले इस तरीके की चीजें देखी है, वो आपका नॉलेज जो है वो नॉलेज पे नहीं करता। क्योंकि इंडियन जो आप तर्क देखेंगे, इंडियन जो लॉजिक देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अनुभव जो है वो आपका काम में लिया जाता है। अब अपन 2 नंबर पे इंडियन लॉजिक को देखें, तो इसमें मुख्य क्या है कि ज्ञान की वेद्यता अनुभवजन्य सत्य है। यानी अनुभव के आधार पे है कि पहले कोई चीज आपने देखी है और उसी के आधार पे आपने क्या किया है, दोबारा से आपने वो काम किया है, तो ये अनुभव होता है इसमें। भारतीय दर्शन में तर्क को प्रमाण के माध्यम से समझा जाता है। यानी तर्क जो है उसमें प्रमाण आता है, प्रमाण जो है वो आता है। अब ज्ञान के प्रमुख साधन क्या है कि प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी इसमें क्या होता है कि या तो आप डायरेक्ट किसी चीज को देखें, यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। यानी जैसे आग है, अब आग के विषय में अगर पश्चिमी की बात करें तो आग जो है एक वाक्य है कि आग जो है वो लाल होती है एवं गर्म होती है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष की बात करें तो आपने इसमें ये बताया गया है कि आपने अगर किसी आग को हाथ से छुआ है, मतलब अपने इंद्री जो है, शरीर का कोई भी भाग उससे छुआ है, तो आपको पता चलेगा कि आग जो है वो एक्चुअल में गर्म होती है या नहीं होती है। तो इसमें हमेशा भारतीय जो तर्क है, इंडियन जो लॉजिक है, उसमें क्या किस पे जोर दिया जाता है, प्रत्यक्ष पे जोर दिया जाता है आपका, प्रत्यक्ष प्रमाण पे जोर दिया जाता है। यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान पे जोर दिया जाता है। अगर इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान में वो चीज है, वो नॉलेज जो है वो आपका सफल होता है, या कह सकते हैं वो सही पाया जाता है, तभी उस नॉलेज को क्या माना जाता है, आपका सही माना जाता है। अदरवाइज उसको सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट अपन बात करें इंडियन लॉजिक में, तो आप देखेंगे कि अनुमान यानी कारण और कार्य संबंध से निष्कर्ष निकाला जाता है। कारण और कार्य संबंध से निष्कर्ष निकाला जाता है जिसे अनुमान कहा जाता है। उपमान यानी तुलना द्वारा ज्ञान, यानी 2 चीजें हैं और दोनों के बीच में क्या किया जाता है, तुलना की जाती है, और तुलना से जो ज्ञान निकलता है वो उपमान कहलाता है। शब्द यानी विश्वसनीय स्रोत और शास्त्र जो है उससे ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ये बात जो है वेद में ऐसा कहा गया है, या आपका रामायण में ऐसा कहा गया है। तो जब विश्वसनीय स्रोत हमारे पास होते हैं या कोई शास्त्र होता है, उससे जब ज्ञान निकल के आता है तो वो शब्द होता है। और भारतीय जो आपका तर्क शास्त्र है उसमें 5 प्रकार के इन्फ्रेंस है, या 5 प्रकार के आपके अनुमान है। पहले प्रतिज्ञा, यानी पर्वत में आग है, ये क्या है, प्रतिज्ञा है। हेतु, क्योंकि धुआं है। हेतु क्या होता है आपका, कोई कारण होता है। तो धुआं क्या हुआ, आपका रीजन है। और अगर धुआं है तो इसका मतलब क्या है, आग है। तो जहां धुआं होता है वहां पे क्या होती है, आग होती है। जैसे रसोई की बात करें या कहीं की भी बात करें, उपने पर्वत में धुआं है, निगमन अतः पर्वत में आग है। इस प्रकार से 5 वाक्य जो है ये दिए गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको इसमें माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनको अच्छी तरीके से अपने एक एक करके आगे आने वाले लेक्चरों में जानेंगे। जो इंडियन लॉजिक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा इसमें बताने का प्रयास जो है वो ये है कि वेस्टर्न जो लॉजिक था वो आपके
शब्दों के ऊपर था, वो आपके फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो थे उसके ऊपर डिपेंड करता था, जबकि भारतीय तर्क जो है वो वेदता जो है उसकी अनुभव के आधार पे होती है, उसमें प्रमाण के आधार पे चीजों को समझा जाता है। यही दोनों के अंदर आपका डिफरेंस है। देखिए, अब बात आती है कि तर्क क्या है, लॉजिक आपका क्या है। तर्क की उत्पत्ति जो है ग्रीक के लोगोस शब्द से हुई है। तर्क का अर्थ होता है कारण, यानी कोई भी कारण होता है, कोई भी रीजन होता है, वो क्या होता है, आपका तर्क होता है। इसलिए तर्क अक्सर किसी बात के पीछे का कारण या उसे समझने का तरीका होता है। सही तर्क वितर्क और निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यानी कोई चीज होती है, उसके पीछे अपने तर्क देते हैं, तो तर्क क्या होता है, कारण होता है, यानी रीजन देते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होगा। तो वो रीजन जो होता है वो आपका क्या होता है, लॉजिक होता है। रीजन जो होता है वो क्या होता है, आपका लॉजिक होता है। तो अब वो लॉजिक जो है वो आपका सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो इमेज आपको दिखाई दे रही है, एक बकरी की है, एक गाय की है। तो हम ये तर्क देते हैं कि ये जो आपको ब्लैक और वाइट कलर में दिखाई दे रही है ये गाय है, और दूसरी जो आपको दिखाई दे रही है ये बकरी है। ये क्या हुआ, हमारा तर्क हुआ। और गाय जो है उसके चार पैर हैं, और दूध निकालने के लिए उसके चार जो है आपका थन दिखाई देते हैं, जबकि बकरी के दो होते हैं। अब अगर आप वेस्टर्न लॉजिक की बात करें तो वेस्टर्न लॉजिक में ये कहा गया है कि ये बात सही है क्योंकि आपका फॉर्म सही है, तो इसका मतलब बात सही है। लेकिन यही चीज अगर भारतीय लॉजिक के अंदर जाननी हो तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा। तो अपने क्या इंद्री से उसको सप्रेस करके पता लगा सकते हैं कि गाय जो है उसके जो बातें कही गई है वो सही है, या बकरी जो है उसके बारे में बातें कही गई है वो सही है या नहीं। अब तर्क को लेके एक विद्वान हुए थे सिपेर। सिपेर जो है वो ये कहते हैं कि तर्क क्या है, एक ऐसा पैसा है जिसका भुगतान अपनी आस्था के लिए करते हैं। यानी तर्क क्या है, एक ऐसा पैसा है जिसका भुगतान हम अपनी आस्था के लिए करते हैं। यानी तर्क को इसलिए देते हैं ताकि अपनी संतुष्टि हो कि हमने जो चीजें कही है वो बिल्कुल आपकी सही है। अब तर्क के विषय में ये बात आती है कि तर्क जो है क्या हमेशा लॉजिक जो है वो आपका सही होगा या नहीं होगा। लॉजिक जो है, लॉजिक जो है वो कभी सही भी हो सकता है, कभी सही नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। लॉजिक को लेके आपका कह सकते हैं पॉजिटिव लॉजिक है, नेगेटिव लॉजिक है। लॉजिक जो है, लॉजिक जो है अगर लॉजिक बिल्कुल सही है तो वो क्या होता है, आपका लॉजिक जो है वो सही लॉजिक माना जाता है। कुछ लॉजिक जो है वो आपके कुछ सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं। कुछ लॉजिक जो है वो आपके कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं। कुछ लॉजिक जो है वो सारे पॉजिटिव होंगे, कुछ लॉजिक जो है वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ये लॉजिक जो है इसको लेके आपको ये ध्यान में रखना है, जो हमारा एक स्ट्रक्चर आता है, अगर आपने लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक जो स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर आता है ए ई आई ओ वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें चार तरह के हैं। चार तरह के कौन कौन से आपके, एक तो ये आता है कि जो कंप्लीट आपका क्या है, कंप्लीट जो है या पूरा आपका सत्य होता है, कोई भी चीज होती है पूरी सत्य होती है। दूसरी ये हो सकती है कि कुछ आपकी सत्य होती है, कुछ आपकी असत्य होती है। कुछ जो है, तीसरी जो आती है कि कोई भी सत्य नहीं है। और चौथी जो आती है वो कुछ सत्य है कुछ सत्य नहीं है। तो दो नेगेटिव और पॉजिटिव के दो दो भाग है, तो ये आपके चार आते हैं। यानी ए ई आई ओ इसको माना गया है, तर्क जो है उसको चार भागों में आपका माना गया है। जैसे कि यूजीसी नेट, यूजीसी नेट जो है वो एक एग्जाम है जिसको यूजीसी कंडक्ट कराता है, ये आपका पूरी तरह से सत्य है। दूसरा यूजीसी नेट जो है वो आपका एक एग्जाम है जो नेशनल लेवल का है, लेकिन जिसको कंडक्ट सीबीएसई करवाता है। यह आधा सत्य आधा गलत है। तीसरा आपका यूजीसी नेट जो है वो एक एग्जाम है जिसपे आपके 40% मार्क्स जो है वो नहीं आने पे भी आपको जो है चयन हो जाता है। या कह सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर अगर आपको 40% मार्क्स नहीं आए तो भी आपका चयन हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से आपका गलत है, यानी पूरी तरह से नेगेटिव है। तो इस प्रकार से इसको चार भागों में बांटा गया है, नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, या कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। इस तरीके से इसको चार भागों में आपका बांटा गया है। आई होप लॉजिक को लेके आपके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी लॉजिक क्या होता है कि एक तर्क होता है, किसी बात को कहते हैं उसके पीछे का जो रीजन होता है, जो पीछे का कारण होता है,
उस कारण को समझने का जब प्रयास करते हैं तो वही हमारा लॉजिक होता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि अगर आप बहुत अच्छी स्टडी करते हो तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ पास कर जाओगे। इसके पीछे क्या तर्क हुआ? बहुत अच्छी स्टडी, यानी आप अच्छी तरीके से अगर स्टडी कर रहे हो तो आप यूजीसी नेट को पास कर जाओगे। तो ये हमारा क्या हुआ? एक लॉजिक हुआ। अब ये लॉजिक जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप कहें कि बहुत अच्छे तरीके से अगर तैयारी नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, तो ये आपका नेगेटिव है। बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करोगे और तो आप पास हो जाओगे, ये आपका पॉजिटिव लॉजिक है। तो लॉजिक जो है वो हमेशा रीजन होता है, और रीजन जो है वो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। तो मे भी यहाँ तक को आपको कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होगा। फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि अभी तक हमने जितनी भी बातें की है, यानी लॉजिकल रीजनिंग को लेके, रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका कंसेप्ट क्या है, वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग जो है उसका कंसेप्ट क्या है, देन अपन बात की है कि लॉजिक जो है वो एक्चुअल में क्या है। और लॉजिक जो है उसके 4 टाइप्स, यानी ए ई आई ओ की बात की है हमने, वो आपका क्या है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूज नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर, और कुछ और जो आपके बातें हैं लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित उनको जानने का प्रयास करते हैं। आई होप कोई कंफ्यूज जो है वो आपके नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने तर्क की, यानी आर्ग्यूमेंट क्या है। आर्ग्यूमेंट जो है वो आपका क्या है? तर्क जो है दो अथवा दो से अधिक शब्दों या शब्द समूह या वाक्य या कथनों का एक क्रम है। यानी कोई दो शब्द दिए गए हैं या दो शब्दों का आपका समूह है, या दो कथन दे दिए गए आपको, एक कथन और दो कथन, जिसमें ये दावा या निष्कर्ष जो है वो आपका शामिल होता है। यह निष्कर्ष एक अथवा एक से अधिक कथनों की सहायता से निकाला जाता है, जिन्हें पूर्व पक्ष यानी प्रमाइस, ये प्रमाइस जो है इसको ध्यान में रखना है, अथवा प्रस्ताव यानी प्रोपोजिशन कहा जाता है। हमें क्या दे दिए? दो कथन दे दिए कि जैसे मैदान फिसलन भरा था, निश्चित रूप से बारिश हुई है। ये आपका एक जो है, इसमें दो कथन आपको दिए गए हैं। तो ये तर्क जो है या आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या होता है? आपका प्रमाइस होता है, और प्रोपोजिशन भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रमाइस मानी जो आपके जो आपके कथन होते हैं, जो जैसे आपने कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन देखे हैं कि कथन और निष्कर्ष वाले, तो जब कथन होता है तो वो आपका प्रमाइस कहलाता है, या उसको प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है आपकी, वो होती है जेप्सन, यानी पूर्व धारणा। कुछ बातें छुपी रहती है, उनको हम पूर्व धारणा के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तरक्की की, तो ये एग्जाम्पल दिया गया है कि मैदान फिसलन भरा है, निश्चित रूप से आपकी क्या हुई है? बारिश हुई है। यानी इसमें एजम्पशन क्या है कि मैदान फिसलन भरा है, निश्चित रूप से आपकी बारिश हुई है, यानी बारिश होगी तभी क्या होगा? मैदान जो है वो आपका गीला होगा। तो क्या ये बिल्कुल सही है? तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैदान गीला होने का रीजन एकमात्र आपका बारिश नहीं है, या एकमात्र आपका रेन नहीं है, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। यानी निष्कर्ष जो है वो क्या निकलता है? निष्कर्ष जो है वो ये निकलता है कि रेन हुई तो उससे क्या हुआ? आपका मैदान गीला होगा। निश्चित रूप से बारिश हुई है, ये निष्कर्ष सहायक प्रमाण अथवा पूर्व पक्ष प्रीमाइस की सहायता से आया है। मैदान फिसलन भरा है, यानी मैदान फिसलन भरा हुआ, ये क्या है? प्रमाइस है आपकी। कंक्लूजन इसका क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि निश्चित रूप से क्या हुई? आपकी बारिश हुई है। तो कंक्लूजन जो है इसमें क्या शामिल है आपका? कंक्लूजन जो है इसमें क्या शामिल है आपका? इसमें आपका प्रमाइस शामिल है, प्लस में आपका जेम्पसन जो है वो आपका शामिल है। यानी आपकी धारणा या पूर्व धारणा इसमें शामिल होती है, और प्रमाइस इसमें शामिल होती है। तो अपने देखते हैं कि पूर्व पक्ष या प्रमाइस क्या होता है कि मैदान फिसलन भरा है, यानी मैदान फिसलन भरा है। पूर्व धारणा क्या है? मैदान केवल तभी फिसलन भरा होता है जब बारिश होती है। निष्कर्ष इसका क्या निकला? एदर्श या क्या हुई? आपकी बारिश हुई। तो इसमें प्रमाइस और एजम्पशन मिलके क्या बनाते हैं? आपका कंक्लूजन बनाते हैं। प्रमाइस और ये मिलके क्या बनाते हैं? कंक्लूजन बनाते हैं आपका। तो प्रमाइस जो है वो क्या होता है कि कथन जो होते हैं वो हमेशा आपके प्रमाइस उसको कहा जाता है, या उसको प्रोपोजिशन भी कहा जाता है, कई बार प्रस्ताव कहा जाता है। और उन्हीं कथनों के आधार पे, उन्हीं प्रस्तावों के आधार पे अपने क्या निकालते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक जो प्रमाइस है वो ये है कि यूजीसी नेट जो है
अगर आपको पास करना है तो आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। राम 8 घंटे पढ़ता था, इसलिए उसने यूजीसी नेट जो एग्जाम आपका क्लियर कर लिया। ये दोनों क्या है, प्रमाइस है। ये दोनों क्या है आपका, प्रमाइस है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन ये निकलेगा कि राम भी 8 घंटे पढ़ता था तो उसने यूजीसी नेट पास कर लिया। आप 8 घंटे पढ़ोगे तो आप भी यूजीसी नेट पास कर लोगे। तो कंक्लूजन है कुल मिला के इसका 8 आवर जो है आपको स्टडी करनी होगी। ये तो इसका कंक्लूजन था। और प्रमाइज इसका क्या था कि राम 8 घंटे पढ़ता था तो आपको भी राम जो है 8 घंटे पढ़ता था, और यूजीसी नेट जो है उसको पास करने के लिए आपको 8 घंटे पढ़ना जरूरी है। तो ये दोनों क्या है, इसके प्रमाइज है, यानी दोनों आपके कथन है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तर्क को लेके हो सकता है आपके कंफ्यूजन हो, लेकिन एक दो बार इसको आप देखेंगे, आप खुद के एग्जाम्पल जो है वो आप देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे, तो बिल्कुल आपके तर्क और आर्ग्यूमेंट जो है या लॉजिक जो है वो एक ही चीज है, जिसके दो भाग मुख्य रूप से होता है। एक प्रमाइस होता है, दूसरा आपका कंक्लूजन होता है। यानी कोई बात हमने कही, वो हमारा क्या हुआ, प्रमाइस हुआ। कथन जो है, उन दोनों कथनों को मिला के या एक कथन को भी मिला के या एक कथन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या दोनों कथनों को मिला के आपका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब वो कंक्लूजन जो है वो आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रमाइस। यानी प्रमाइस पे वो आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जैसा प्रमाइस है वैसा आपका रिजल्ट निकल के आ जाए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि मेन एलिमेंट्स जो लॉजिकल रीजनिंग के क्या होते हैं। पहले हम प्रमाइस को जानते हैं, यानी आधार कथन क्या होता है। प्रमाइस क्या होता है आपका, वो कथन होता है जो किसी निष्कर्ष को सही सिद्ध करने के लिए आधार के रूप में दिया जाता है। यानी तर्क की शुरुआत में आता है, तर्क जो है उसकी शुरुआत में ही आता है। प्रमाइस से ही हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। यानी प्रमाइस होगा तभी अपना क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। तो कंक्लूजन जो है किस पे डिपेंड होता है, प्रमाइस पे होता है। प्रमाइस जो है हमेशा कंक्लूजन पे डिपेंड नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी नेट के अंदर कि प्रमाइस जो है उस पर डिपेंड कौन होता है, कंक्लूजन होता है। यानी प्रमाइस के आधार पे क्या निकलेगा, आपका निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। लेकिन कंक्लूजन जो है उसके आधार पे आप प्रमाइस जो है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो प्रमाइस क्या होता है, आधार कथन होता है आपका, जिसके माध्यम से आप कोई ना कोई निष्कर्ष निकालते हो। अब आप उदाहरण को देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि राम मनुष्य सभी मनुष्य जो है वो क्या है, आपके नश्वर। सभी मनुष्य जो आपके क्या है, नश्वर। और राम मनुष्य ये दोनों क्या है, आपके प्रमाइस। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, पहला प्रमाइस ये था हमारा कथन, दूसरा ये था कि सभी मनुष्य नश्वर है तो राम मनुष्य है। इसका मतलब क्या है कि कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो आएगा कि राम नश्वर है। राम नश्वर है, क्यों, क्योंकि अगर सभी मनुष्य नश्वर है तो राम क्या एक मनुष्य है। यानी इसको वेन डायग्राम से आप सिद्ध कर सकते हो कि सभी मनुष्य, या आप देखिए पहले ऐसे बनाइए इसको कि सभी मनुष्य जो है, एम से मनुष्य आ गया, सभी मनुष्य क्या है, नश्वर है। सभी मनुष्य नश्वर है तो राम भी क्या है, राम भी आपका सॉरी सभी जो मनुष्य है वो क्या है, आपका नश्वर है। तो राम भी क्या है, आपका मनुष्य है। यानी एम के अंदर आए तो ये डेफिनेटली क्या है, मनुष्य भी है और आपका नश्वर भी है। तो हमेशा प्रमाइज जो है, आधार कथन जो है, उसके आधार पे आपका क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा। तो ये हमेशा जो प्रमाइस है उस पे डिपेंड करेगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन पे कभी भी प्रमाइस जो आपका डिपेंड नहीं करेगा। तो प्रमाइज या आधार कथन जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में एक बार मेरे को आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है या नहीं है, कि प्रमाइज किसको कहा जाता है, आधार कथन किसको कहा जाता है, और आधार कथन जो है उस पर क्या डिपेंड करता है, कंक्लूजन। कंक्लूजन पे कभी भी आधार कथन जो है डिपेंड नहीं करता है, यानी रिवर्स आपका होता है। आई होप यहाँ तक प्रमाइस को लेके या कथन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे जानते हैं इसमें। अब अपन जानते हैं कि प्रोपोजिशन, दूसरा मेन एलिमेंट जो है लॉजिकल रीजनिंग का वो है प्रोपोजिशन यानी कथन। प्रोपोजिशन ऐसा कोई वाक्य या कथन होता है जो कि सत्य या असत्य भी हो सकता है। ये सामान्य कथन होता है, जरूरी नहीं कि वह किसी तर्क का हिस्सा हो। हर प्रमाइज एक प्रोपोजिशन होता है, लेकिन हर प्रोपोजिशन प्रमाइज नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हमने प्रमाइज को जाना,
कि प्रमाइज जो था वो क्या था, एक कथन था, और उस कथन के आधार पे क्या निकलता था, आपका कंक्लूजन निकलता था। अब जानते हैं प्रोपोजिशन, यानी ये भी कथन है, लेकिन हर प्रमाइज जो है वो क्या होता है, एक प्रोपोजिशन होता है। यानी कोई भी प्रमाइज होगा वो आपका क्या होगा, प्रोपोजिशन तो होगा ही होगा, लेकिन हर प्रोपोजिशन जो है वो प्रमाइज नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे प्रोपोजिशन की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये क्या है, एक प्रोपोजिशन है। सूरज पश्चिम से उगता है, ये प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, आपका असत्य है। यानी कोई कथन जो है, कोई कथन जो है वो आपका सत्य या असत्य है, वो प्रोपोजिशन पे डिपेंड करता है, वो किस प्रकार का है। सूरज पश्चिम से नहीं, सूरज कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो प्रोपोजिशन क्या होता है, कथन ही होता है, जो सत्य भी हो सकता है और आपका असत्य भी हो सकता है। प्रोपोजिशन जो है उसमें केवल और केवल आपका एक कथन भी हो सकता है, एक से अधिक कथन भी हो सकते हैं। प्रोपोजिशन जो है वो हमेशा क्या होता है, प्रमाइज होता है। सॉरी, हाँ, प्रोपोजिशन जो है वो प्रमाइज नहीं होता है, बल्कि हर एक प्रमाइज जो है वो आपका प्रोपोजिशन होता है। तो ये प्रोपोजिशन के संबंध में है, क्योंकि ये दोनों है जो आपके बुक में आपको प्रमाइज ओब्लिक प्रोपोजिशन जो मिलेगा, तो आप ये समझो कि दोनों एक ही होते हैं। दोनों एक नहीं, माइनर डिफरेंस है इसमें। माइनर डिफरेंस क्या है कि ये सत्य और असत्य हो सकता है, ये वन लाइनर हो सकता है। तीसरा, इसके अंदर ये प्रमाइज जो है वो हमेशा प्रोपोजिशन होगा। हर एक प्रमाइज जो है प्रोपोजिशन होगा, लेकिन हर एक प्रोपोजिशन आपका प्रमाइज नहीं होगा। और ये लाइन जो है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रमाइज और प्रोपोजिशन को लेके, इसके अंतर को लेके बात करें तो प्रमाइज जो है वो क्या है, निष्कर्ष निकालने का आधार है। यानी ये है जैसे कि पर्वत पर आग है, पर्वत पर धुआं है। यानी इससे क्या निकला, पर्वत पर आग है और जहां धुआं होता है वहां आग होती है, तो इसका मतलब कंक्लूजन अपनों ने निकाला। तो निष्कर्ष निकालने का आधार होता है। तर्क का भाग होता है, अपने तर्क दिया, तर्क दिया, रीजन क्या दिया, कारण क्या दिया। तर्क क्या होता है, कारण होता है। कारण क्या था, धुआं था। ये तर्क का भाग होता है। हमेशा क्या होता है, प्रोपोजिशन होता है। इसमें कोई भी सत्य या असत्य कथन हो सकता है आपका, इसमें कोई भी सत्य या असत्य कथन हो सकता है। तर्क का भाग होना जरूरी नहीं है, हमेशा प्रमाइज आपका नहीं होता है। तो ये बेसिकली इसमें डिफरेंस जो है वो पहले ही अपने क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें थर्ड आता है एजम्पशन। यानी एजम्पशन वह बात होती है जो बिना स्पष्ट प्रमाण के सत्य मान लिया जाता है। यानी कई बार ये होता है कि किसी चीज को सत्य मान लिया जाए बिना प्रमाण के, कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास फिर भी हमने सत्य मान लेते हैं, तो वो होता है एजम्पशन। किसी तर्क, कथन या निष्कर्ष के पीछे छुपी हुई जो मान्यता होती है वो हमेशा क्या होती है, एजम्पशन होती है। एजम्पशन बराबर, एजम्पशन का अर्थ क्या है कि जो बात कही नहीं गई है लेकिन मानी गई है। यानी ये एजम्पशन में क्या होता है, हमेशा अपने मानते हैं। सपोज दैट अपने जब मैथमेटिकल सोल्व करते हैं तो अपने ये मानते हैं ना कि इसकी आयु जो है वो क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये क्या हुआ, एजम्पशन हुआ। या ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो एजम्पशन हुआ। तो जो बात कही नहीं जाती है बल्कि मानी जाती है। यानी उदाहरण के तौर पे आपने देखे तो मोबाइल फोन के उपयोग से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये बात कहीं कही नहीं गई है, लेकिन अपनों ने मानी है। अपनों ने ये देखा है कि अगर मोबाइल फोन का यूज जो है छात्र करते हैं तो उससे पढ़ाई जो है बाधित होती है। इसका एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि छात्र मोबाइल फोन का गलत या अधिक उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन जो है पढ़ाई से क्या करता है, आपका ध्यान भटकाता है। यानी ये मानना है, और ये मानना किसके आधार पे है, अपने अनुभव के आधार पे, अपने जो है प्रमाणों के आधार पे, कैसे भी कह सकते हैं इसको। तो हमेशा एजम्पशन जो है उसको क्या किया जाता है, माना जाता है। और वो हमेशा जो है प्रमाइज में छुपा हुआ जो भाग होता है वो रहता है। यानी यहाँ पे प्रमाइज जो है वो क्या था, मोबाइल फ़ोन के उपयोग से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है। इसमें कहीं भी ये नहीं दर्शाया गया था कि वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे ध्यान जो है भटकता है। तो इससे हमने क्या किया, छुपी हुई भावना को निकाला, यानी एजम्पशन को निकालने का प्रयास किया। तो आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जो है वो आपके नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें एजम्पशन और प्रमाइज को लेके अंतर क्या है, उसका अंतर जानने का प्रयास करते हैं। यानी प्रमाइज जो है वो स्पष्ट रूप से कही गई बात है,
जबकि आपने अजम्पशन में क्या देखा कि मानी गई बात होती है, मानी गई बात होती है, उसमें कही गई बात होती है, इसमें मानी गई बात होती है। अगर स्वरूप की बात करें तो इसमें लिखा गया है या दिया गया कथन है, या तो लिख के दिया हुआ है या दिया गया है। इसमें छुपा हुआ कथन जो होता है, जैसे मोबाइल वाली हमने बात की थी, तो इसमें छुपा हुआ होता है। भूमिका की बात करें तो निष्कर्ष निकालने के काम आती है, कथन के सही होने की शर्त बताती है। प्रमाण यानी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता है, प्रमाणित जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता है। उदाहरण के लिए सभी छात्र मेहनती है, माना गया है कि मेहनत से आपकी क्या मिलती है, सफलता मिलती है। हर प्रमाइज जो है वो आपका क्या होता है, प्रोपोजिशन होता है, लेकिन हर एजम्पशन प्रमाइज नहीं होता। हर प्रमाइज जो है वो क्या है, प्रोपोजिशन है आपका, हमने पहले वाले में पढ़ा था। लेकिन हर एजम्पशन प्रमाइज नहीं होता है, हर एजम्पशन जो है वो आपका प्रमाइज नहीं होता है, क्योंकि एजम्पशन जो है वो क्या होता है, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। आई थिंक अपन जो है प्रमाइज की बात की है, प्रोपोजिशन की बात की थी, और एजम्पशन की बात की। आई थिंक इन तीनों के अंदर आपका कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट अपन और बात करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एजम्पशन को लेके क्वेश्चन जो है वो आपका PYQ जो है वो आया हुआ है, उसको देख लेते हैं कि विकल्पों का अर्थ है, यानी केवल एजम्पशन 1 सही है, केवल एजम्पशन 2 सही है, या दोनों एजम्पशन सही है, या कोई भी एजम्पशन सही नहीं है। कथन क्या है कि कंपनी को कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देनी चाहिए। एजम्पशन क्या है, हमारा अनुमान क्या है, या हमने क्या माना है। इससे क्या होगा कि कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम है, यानी वर्क फ्रॉम होम देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम है, पहली बात। वर्क फ्रॉम होम से कंपनी को लाभ होगा, ये आपका अजम्पशन है। यानी इसके अंदर जो है वो आपके दोनों अजम्पशन सही है, यानी दोनों अजम्पशन सही है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कब हो सकता है, जब वो कर्मचारी आपका सक्षम हो, उसके पास वो संसाधन हो, वो रिसोर्सेज हो। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम होम से कंपनी जो है उसकी क्या होगी कि उसकी बिल्डिंग वगैरह का, उसके ऑफिस वगैरह का खर्चा जो है वो नहीं होगा, तो ये उसके लिए भी आपका कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। तो ये दोनों अजम्पशन जो है वो क्या है, आपका सही है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रम्प की। अभी हमने बात की थी प्रमाइस की, दूसरा हमने बात की थी प्रोपोजिशन की, तीसरी हमने बात की थी अजम्पशन की, और चौथा जो लॉजिकल रीजनिंग का मेन एलिमेंट है वो आपका है ट्रम या सेंटेंस। ट्रम क्या होता है कि कोई भी वाक्य होता है, कोई भी कथन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रम कह लीजिए या सेंटेंस कह लीजिए। अब सेंटेंस जो है ये ट्रम में बी डिफाइन एज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। इसमें क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है और प्रिडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है कि जो उस काम को कर रहा है। प्रिडिक्ट क्या होता है, विधेय होता है। ये आपका क्या होता है, ट्रम होता है। इसमें सब्जेक्ट और आपका प्रेडिक्ट और प्रोपोजिशन जो है ये सब क्या कहलाते हैं, ट्रम कहलाते हैं। प्रोपोजिशन हमने पढ़ा था, प्रोपोजिशन क्या था, छुपा हुआ जो भाग रहता है वो। और प्रेडिक्ट जो है वो क्या है कि जो हो रहा है और जिसके कारण हो रहा है वो क्या है, आपका करता है। यहाँ पे एक उदाहरण देखने का प्रयास कीजिए आप, ट्रम को लेके या वाक्य को लेके या शब्द को लेके। एक आपको उदाहरण हम बता रहे हैं कि हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, यानी हिमालय क्या है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसमें सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है, हिमालय के बारे में। इज द हाईएस्ट माउंटेन, यानी ये बाकी जो बचा है इज द हाईएस्ट माउंटेन, ये प्रिडिक्ट है। अब इसमें प्रोपोजिशन की बात करें तो हाईएस्ट आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो सबसे ऊंचा है आपका, तो ये इसका प्रोपोजिशन आ गया। तो सब्जेक्ट और प्रिडिक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, और जो बात की जा रही है वो आपकी क्या है, प्रिडिक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट और विधेय को लेके हमने आपके ट्रम जो है उसमें दो भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं बेसिकली देखे तो। एक आपका जो है वो होता है सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है विधेय, और तीसरा जो आपका छुपा जो भाग रहता है वो आता है प्रोपोजिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रम के बेसिकली कितने भाग होते हैं, तो पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा विधेय जो बात कही गई है, तीसरा प्रोपोजिशन जो आपका हाइड रूप से है, जो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये तीन बातें जो है तीन जो भाग है इसके माने गए हैं।
अब इसमें आगे चलते हैं अपने और जानते हैं कि आपके जो मेन एलिमेंट जो है इसके टर्म के, वो आपके दो है। सब्जेक्ट यानी वाक्य जिस वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य पद या सब्जेक्ट टर्म कहा जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पे सभी मनुष्य नश्वर है यानी मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है, तो मनुष्य क्या है, उद्देश्य पद है, यानी मनुष्य क्या है, सब्जेक्ट है। नश्वर है, ये बातें कहा जा रही है, तो नश्वर जो है वो क्या है, आपका विधेय है। तो ये हमने बताया था सब्जेक्ट और प्रिडिक्ट के बारे में आपको। नेक्स्ट अपने देखें, तो अगर आपको एग्जाम ट्रिक से ध्यान में रखना है कि आपका उद्देश्य पद क्या है या सब्जेक्ट क्या है आपका, और आपका विधेय पद या प्रिडिक्ट क्या है, तो आप एक ध्यान में रखिए कि आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। यानी राम नश्वर है, ये अगर वाक्य है तो राम के बारे में बात की जा रही है। श्याम यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई किया है, तो श्याम क्या है, यहाँ पे किसके बारे में, श्याम के बारे में बात की थी, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है। अलका का चयन जो है यूपीएससी में हो गया, ये एक वाक्य है, तो अलका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी उद्देश्य है। बाकी जो बचता है वो आपका क्या है, विधेय है। क्या कहा गया है, यानी यूपीएससी के में चयन हो गया, यहाँ पे यूजीसी नेट में चयन हो गया, यहाँ पे आपका नश्वर है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में कहा गया है ये आपका उद्देश्य पद है, और क्या कहा गया है ये आपका विधेय पद है। अब जैसे कि कथन आता है कि सभी विद्यार्थी मेहनती है, यानी कौन मेहनती है, किसके बारे में कहा जा रहा है, विद्यार्थी। तो सभी विद्यार्थी जो है वो क्या है, आपका उद्देश्य पद है। विधेय क्या है, मेहनती है। कुछ नेता ईमानदार है, कुछ नेता, तो ये आपका उद्देश्य है, ईमानदार आपका विधेय है। कोई भी चोर जो है सज्जन नहीं है, यानी चोर जो है कि चोर के बारे में बात की जा रही है, तो चोर जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और सज्जन नहीं है ये आपका क्या है, प्रिडिक्ट। अब दोस्तों देखिए कि जब आप टर्म की बात करते हो तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका हर बार आता है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार आता है कि टर्म जो है वो आपके कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 3 प्रकार का होता है। पहला मेजर टर्म, दूसरा आपका माइनर टर्म, तीसरा आपका मिडिल टर्म। मिडिल का मतलब क्या होता है, जो मध्य में आए, जो मेजर और माइनर के मध्य में आता है वो आपका मिडिल टर्म होता है। मेजर टर्म क्या होता है कि जो प्रमुख रूप से, जो प्रमुख शब्द होता है उसे मेजर टर्म्स कहा जाता है। यानी मेजर टर्म क्या होता है कि ये निष्कर्ष यानी कंक्लूजन का विधेय होता है, प्रिडिक्ट होता है। इसे पी से दर्शाते हैं, प्रिडिक्ट होता है मतलब पी से दर्शाते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा गया है, प्रश्न पूछे, उदाहरणतः निष्कर्ष राम नश्वर है, तो यहाँ पे कौन राम नश्वर है, यानी मेजर टर्म क्या हुआ, नश्वर हुआ। इसी प्रकार से माइनर टर्म क्या होता है, माइनर टर्म होता है आपका सब्जेक्ट। यानी मेजर टर्म क्या होता है, प्रिडिक्ट होता है, यानी विधेय जो होता है वो आपका मेजर टर्म कहा जाता है, मेजर टर्म कहते हैं उसको। आप सब्जेक्ट की बात की थी हमने, तो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका माइनर टर्म होता है। जैसे कि राम नश्वर है, तो राम क्या हुआ, यहाँ पे माइनर टर्म हुआ। किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। मिडिल टर्म क्या हुआ कि दोनों प्रमाइस में आता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी। इसे एम से दर्शाते हैं, यानी मेजर टर्म जो है उसको पी से, प्रिडिक्ट से, और एस यानी सब्जेक्ट से किसको, माइनर टर्म को, और एम से यानी आपके मिडिल टर्म को दिखाते हैं, जो मीडियम टर्म है। अब मिडिल टर्म जो है उसके विषय को लेके एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मेजर टर्म क्या होता है। मेजर टर्म वो टर्म होता है जिसे सब्जेक्ट के अलावा जो वाक्य होता है वो हमेशा मेजर टर्म में आता है। यानी जैसे राम मनुष्य है, तो राम क्या हो गया आपका, माइनर टर्म हो गया। मनुष्य है, मनुष्य क्या हो गया आपका, मेजर टर्म हो गया। और इस मेजर टर्म में क्या होता है कि ऑल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं अपने। जैसे मनुष्य क्या है, सभी सभी शामिल है इसमें, और अपने किसकी तरफ जा रहे हैं, राम। तो मनुष्य, राम क्या है, मनुष्य है, यानी पहले ऑल को लेके चलते हैं, ऑल से पर्टिकुलर की तरफ। जबकि माइनर टर्म होता है, इस माइनर टर्म में अपने क्या करते हैं कि पर्टिकुलर से ऑल की तरफ तरफ जाते हैं। यानी राम मनुष्य है तो राम को पहले पकड़ते हैं, तो पर्टिकुलर हो गया। मिडल में क्या होता है, ये दोनों के बीच में आता है। मिडल टर्म में आपको यही ध्यान रखना है, मिडल टर्म जो होता है वो हमेशा
कभी भी आपका कंक्लूजन में नहीं आता है। कंक्लूजन में कौन आएगा? माइनर टर्म और मेजर टर्म आएगा। आपका मिडल टर्म जो है वो कंक्लूजन में नहीं आता। एक उदाहरण देखिए आप कि ऑल मेमल्स आर एनिमल्स, कि सारे जो मेमल्स है वो क्या है? एनिमल्स है। तो यहाँ पे ऑल मेमल्स आर एनिमल्स यानी जानवर की बात की गई है। तो मेमल्स क्या है? एक जानवर है। तो एनिमल्स जो है वो क्या है? आपका मेजर टर्म है। एनिमल्स जो है यहाँ पे क्या है? मेजर टर्म है, यानी ये प्रिडिक्ट की बात कर रहा है। दूसरा आप मेमल्स देखिए तो मेमल्स जो है, ये मेमल्स जो है ये क्या है? माइनर टर्म है, यानी ये सब्जेक्ट की बात कर रहा है। ऑल मेमल्स आर एनिमल्स एंड ऑल डॉग आर मेमल्स, यानी सभी कुत्ते क्या है? आपके मेमल्स हैं। सभी कुत्ते जो है वो क्या है? आपके मेमल्स हैं। सॉरी, ये दो वाक्य है, एक और दो। तो इसमें डॉग है, इसमें तो क्या हुआ आपका? ये आया। और ये जो कॉमन आएगा दोनों में, ये आपका मिडिल टर्म आएगा। मेनल्स जो है ये मिडिल है, एम। और डॉग जो है वो क्या है? ये आपका माइनर टर्म आ गया। ये माइनर टर्म जिसको आपने एस से दर्शाते हैं। आपने देखा कि ऑल मेमल्स आर क्या है? एनिमल्स है, तो मेमल्स है। और ऑल डॉग आर क्या है? मेमल्स है। तो मेमल्स मेमल्स दो बार आया, इसका मतलब ये मिडिल टर्म है जो दोनों में आता है। हमने क्या किया कि ये दोनों प्रमाइस में आता है लेकिन निष्कर्ष में नहीं आता। अब क्या आप देखिए इसका निष्कर्ष क्या है कि ऑल डॉग आर एनिमल्स, सभी डॉग क्या है? आपके एनिमल है। तो इसमें आपने देखा कि मेमल्स शब्द कहीं भी नहीं आया। तो मिडिल टर्म के बारे में यही ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म कथन जो है या प्रमाइज जो है उन दोनों में आएगा, लेकिन निष्कर्ष में कभी भी नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एलिमेंट्स जो होते हैं इसके टर्म्स के, ये तीन प्रकार के होते हैं, मेजर, माइनर और मिडल टर्म। किसी सिलोजन की मिडल टर्म की सही पहचान अपने कैसे करते हैं? कि जो निष्कर्ष का उद्देश्य हो, जो निष्कर्ष का विधेय हो, जो केवल प्रमाइज में आए, निष्कर्ष में नहीं आए। यानी कोई मिडिल टर्म आपसे पूछे कि मिडिल टर्म जो है उसका सही आप बताइए कि मिडिल टर्म की पहचान कैसे करते हैं, तो आप यही कहोगे कि जो प्रमाइज में तो आता है, चाहे दो प्रमाइज हो चाहे तीन प्रमाइज हो आपकी, उसमें तो आता है, लेकिन निष्कर्ष या कंक्लूजन में वो कभी नहीं आता है। वो आपका क्या होता है? मिडिल टर्म होता है। जैसे वही उदाहरण, जैसे ऑल मेमल्स आर एनिमल्स, तो एनिमल्स जो है वो क्या हो गया? आपकी मेजर टर्म हो गई, जैसे यहाँ दर्शाया गया है। फिर दूसरा आपका प्रमाइस है, वो कहता है ऑल डॉग आर एनिमल्स, ऑल ऑल डॉग आर मेमल्स। तो मेमल्स मेमल्स जो है वो मेज आपका मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म है। लेकिन आप देखिए कंक्लूजन है, ये दोनों में आया है। ये कहता है कि जो केवल प्रमाइज में तो आता है, दोनों में आया है, लेकिन क्या आपके कंक्लूजन में आया है? तो ऑल डॉग आर क्या है? एनिमल्स है। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ऑल डॉग आर मेमल्स। तो आप देखिए कि ये जो है प्रमाइज, इसके अंदर तो आता है लेकिन कंक्लूजन में आपका नहीं आता है। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? ये जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? ये जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? मिडल टर्म कहलाता है। आपकी तीन प्रकार की टर्म है, मेजर, माइनर एंड मिडल। मिडल जो होती है उसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर जो होती है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, इसलिए एस से। और मेजर जो होती है वो प्रिडिक्ट होता है, इसलिए इसको पी से अपने डिफाइन करते हैं। अब देखिए कि ये जो आपकी रीजनिंग है ये दो प्रकार की होती है, आज्ञात्मक और निगनात्मक। आज्ञात्मक और निगनात्मक, यानी निगनात्मक तर्क या डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आपकी क्या होती है? इसमें सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, इसमें सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। यानी ओल से अपने किसकी तरफ चलते हैं? पर्टिकुलर की ओर तरफ चलते हैं। और इसमें निगनात्मक जो तर्क होता है, डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है, इसका रिजल्ट जो होता है हमेशा क्या होता है? सत्य ही होता है, यानी ट्रूथ होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। निष्कर्ष जो है वो सत्य होगा और निश्चित होता है, यानी एक क्या होता है? सर्टेन तरफ होता है। यानी सभी मनुष्य नश्वर है, तो राम मनुष्य, इसका मतलब क्या है? राम भी नश्वर है, यानी पूरी तरह से निश्चित होता है इसमें निगनात्मक तरफ में। और इसमें क्या होता है कि सभी मनुष्य नश्वर है, यानी आल से किसकी तरफ जा रहे हैं हम? पर्टिकुलर किसकी तरफ? राम की तरफ। तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि निगनात्मक तर्क जो होता है, डिडक्टिव जो रीजनिंग होती है, उसमें एक तो अपने ऑल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, दूसरा इसमें जो रिजल्ट होगा वो सर्टेन होगा, निश्चित होगा।
और इसमें रिजल्ट जो है वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ यानी ऑल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहा है। निष्कर्ष जो निश्चित है, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल प्रूफ, सत्य या असत्य का निर्णय जो है वो आपका इसमें निगनात्मक तर्क में आपका संभव है। इसी प्रकार से आगनात्मक तर्क की बात करें, आगनात्मक तर्क की अपने बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है, यानी इसमें राम से मनुष्य की ओर चलते हैं अपने, और उसमें क्या थे, मनुष्य से राम की तरफ जा रहे थे, यानी ऑल से अपने पर्टिकुलर की तरफ जा रहे थे, यहाँ पर्टिकुलर से ऑल की तरफ अपने जाएंगे। यानी इसमें क्या होता है कि उसमें निश्चित था, सर्टेन था उसमें, लेकिन इसमें रिजल्ट जो है वो क्या है, आपका आपका संभावित है यानी प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कई कौवे देखे हैं और सभी काले थे, निष्कर्ष सभी कौवे काले होते हैं। ये निष्कर्ष संभावित है, निश्चित नहीं, आपका सर्टेन नहीं है, क्योंकि कोई कौवा हो सकता है लाल भी हो सकता है आपका, और पीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, तो यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है। तो जहाँ पे निश्चित नहीं होता है वहां पे हमेशा क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, आपकी आगनात्मक तर्क होता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये पर्टिकुलर से जो है किसकी तरफ जाते हैं, जर्नल की तरफ। यानी वहां पे क्या था कि सभी मनुष्य, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे ये देखिए आप कि सभी मनुष्य नश्वर है, यानी सभी पहले आया और दूसरे वाक्य में राम आया। यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा है, आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि कौवे पहले आया और सभी बाद में आया। तो ये क्या है, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाता है। आपका निष्कर्ष जो है वो आपका हमेशा संभावित रहता है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान सर्वे आदि में आता है, लेकिन पूर्ण रूप से सत्य होगा ऐसा नहीं है। तो इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो निष्कर्ष जो है, रिजल्ट जो है, वो पूरी तरह से कभी भी सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन डिडक्टिव मेथड के अंदर जब आप देखेंगे तो उसमें ये जरूर है कि उसमें आपका निष्कर्ष जो निकल के आएगा वो बिल्कुल सत्य निकल के आएगा। और उसमें क्या है कि उसमें आपका ऑल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, इसमें पर्टिकुलर से ऑल की तरफ जाते हैं। गणितीय मैथमेटिकल जो रीजनिंग जो आपकी गणनाएं वगैरह होती है या कोई काम होता है तो वो आपका डिडक्टिव मेथड में होता है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान है, कोई सर्वे वगैरह है, सर्वे में हो सकता है कि आपने 50 जनों की सर्वे की, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो आपका सही हो नहीं हो, दोनों भी हो सकता है। तो सर्वे वगैरह में ये आपकी इंडक्टिव मेथड जो है वो आपके काम में आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपने देखेंगे कि मुख्य अंतर क्या है दोनों में। दिशा की बात करें तो ये सामान्य से विशेष की ओर जाती है, निगनात्मक यानी डिडक्टिव जो है, डिडक्टिव ये है इंडक्टिव। अग्नात्मक का मतलब होता है इंडक्टिव, ये विशेष से सामान्य की ओर जाती है। ये निष्कर्ष जो है वो उसमें क्या था, सर्टेन था, निश्चित था, इसमें आपका प्रोबेबल है यानी संभावित है। यहाँ पे आधार क्या है, नियम और सिद्धांत है, यहाँ पे अनुभव होता है। सत्यापन क्या है, तर्क से है, और यहाँ पे क्या है आपका अनुभव से है। प्रयोग क्या है, गणित और तर्कशास्त्र में, यहाँ पे विज्ञान और समाजशास्त्र में। अगर निष्कर्ष आपको 100% पक्का लगे, कोई भी आपको वाक्य दे दिया या कोई भी प्रमाइस दे दिया और आपको ये लगे कि इसका निष्कर्ष जो है वो 100% आएगा, तो आप क्या कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कौन सी रीजनिंग है तो आप कहेंगे डिडक्टिव रीजनिंग है। लेकिन अगर संभावना है, अक्सर, यानी यहाँ पे भी क्या होता है कि अक्सर अपने ऐसा काम करते हैं, अक्सर का मतलब ज्यादातर, हो सकता है कई बार नहीं भी करते हो, तो वहां पे इंडक्टिव आएगा यानी आपका आगनात्मक आएगा। अब याद कैसे रखें इसको, डिडक्टिव जो है उसको मतलब होता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ये हमेशा ऐसे आती है, यानी जर्नल से पर्टिकुलर की तरफ। और अपवर्ड जो होती है वो इंडक्टिव होती है या इंडक्शन होती है, जो आपका पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाती है। तो ये डिफरेंस वाली जो टेबल है वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है इंडक्टिव डिडक्टिव को लेके। जब हमने सेकंड स्लाइड की बात की थी, जब हम सिलेबस को डिस्कशन कर रहे थे, तभी आपके सामने डिफाइन किया था कि इंडक्टिव डिडक्टिव रीजन से जो आपकी रीजनिंग है वहां से एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसमें रिजल्ट के बेस पे आपको देखना है कि रिजल्ट अगर आपको 100% लगे तो डिडक्टिव मेथड होगी, रिजल्ट अगर अक्सर कंफ्यूज वाला है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी है उसमें, तो आपका इंडक्टिव मेथड होगी।
अब तीसरा इसमें एक और मेथड आती है, वो आती है अबडक्टिव रीजनिंग, जिसे अपरणात्मक तर्क भी कहा जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि उपलब्ध तथ्य और परीक्षण के आधार पर सबसे संभावित या सर्वोत्तम व्याख्या का अनुमान लगाते हैं, जैसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो कहा जाता है। कई बार अपने कुछ ऐसी चीजों का पता लगाते हैं जो संभावित होती है या सर्वोत्तम व्याख्या उसकी की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास में उसका पूरा प्रमाण तो नहीं होता, लेकिन सबसे उचित आपको लगता है। जैसे कि निश्चित रूप से सत्य होना आपका जरूरी नहीं है। जैसे कि सुबह सड़क गीली हुई, मान लो ये सड़क थी, ये गीली हो गई, तो हम कह सकते हैं कि आपका एडेक्टिव जो रीजनिंग है उसके माध्यम से कि शायद रात में आपकी क्या हुई थी, बारिश हुई थी, लेकिन इसमें शायद शब्द आ गया। तो हम ज़्यादातर ये मान के चलते हैं, सबसे संभावित रूप से अपने माने तो यही होता है कि जब सड़क रास्ता कोई गीला होता है तो अपने ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है, बारिश की होती है, रेन की होती है। लेकिन सड़क गीली है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि पानी का टैंकर भी वहाँ पे हो सकता है। तो कहीं न कहीं इसमें क्या होता है, संभावना भी रहती है। जैसे आपकी इंडक्टिव में रहती है, वैसे इसमें भी संभावना रहती है, लेकिन कंपैरिज़न टू इंडक्टिव इसमें कम संभावना होती है। तो आपकी वो टैंकर भी हो सकता है, तो इसलिए इसको एडेक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। जैसे तीनों की बात करें तो निगनात्मक जो डिडक्टिव जो था उसमें क्या था कि निश्चित निष्कर्ष निकलता था। आगनात्मक यानी इंडक्टिव में सामान्य निष्कर्ष निकलता था। अप्राणात्मक या अबडक्टिव जो रीजनिंग है इसमें क्या निकलता है कि सामान्य निष्कर्ष तो निकलता है, लेकिन सबसे अच्छा निष्कर्ष इसके अंदर निकलता है। तो कंपैरिजन टू आगनात्मक, ये आपका अप्राणात्मक या अडक्टिव जो रीजनिंग है ये अच्छी मानी जाती है। ये कहाँ पे उपयोगी है? विज्ञान में आपके हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाने में, चिकित्सा लक्षणों का निदान यानी जासूसी और फोरेंसिक में। जैसे कोई आप डॉक्टर के पास गए, आपका पूरा जो उसने चेकअप किया और आपने बताया कि खांसी जुकाम जो भी है आपको, तो उसके हिसाब से उसने आपकी रिपोर्टिंग करवाई, और रिपोर्ट जो है या एक्सरे वगैरह जो भी करवाया उसके आधार पे वो क्या करेगा, अडेक्टिव रीजनिंग करेगा। आपका कहीं ना कहीं अनुमान जो है वो बहुत हद तक सही लगाने का आपका प्रयास करेगा। हो सकता है कई बार अनुमान जो है वो नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा सही जब अनुमान लगाया जाता है तो आपका ऑब्जेक्टिव रीजनिंग आती है। तो आई थिंक आज का जो ये लेक्चर था दोस्तों, इसमें हमने लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग तर्क क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट के अंदर आपके जो है जो टर्म्स जो है वो क्या है, टर्म्स के लॉजिक, आपके मिडल टर्म, माइनर टर्म और मेजर टर्म के बारे में जाना। इसके अलावा हमने जो है वो आपका इसके अंदर प्रेडिक्ट और आपका कंक्लूजन और आपका प्रोपोजिशन जो है उसको जानने का प्रयास किया, आपका सब्जेक्ट को जानने का प्रयास किया, आपके जो है प्रोपोजिशन को जानने का प्रयास किया। इस तरीके से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है लॉजिकल रीजनिंग की आज के इस लेक्चर में जानने का प्रयास किया। एक बार मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो शायद आपने पहली बार आज इस लेक्चर के माध्यम से जानने का प्रयास किया होगा, कितनी बातें आपके समझ में आई और किन चीज़ों को लेके आपका आज वाले लेक्चर में कन्फ्यूजन है। एक बार मेरे को चैट बॉक्स में आप टाइप करके बताइए सारी चीज़ें क्या आपके जो एक बेस बनाने का हमने काम किया था, क्या बेस वो आपके क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि अपने चाहे आप बात करें तो आप वेस्टर्न लॉजिक की बात करें या इंडियन लॉजिक की बात करें, उन सब में ये चीज़ें जो है वो आपकी कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ में रिलेट करती है। और अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो ना तो आपका इंडियन लॉजिक जो है वो क्लियर हो पाएगा, ना आपका वेस्टर्न लॉजिक जो है वो क्लियर हो पाएगा। आज के लेक्चर में हमने लॉजिकल रीजनिंग के जो बेसिक कंसेप्ट जो थे उनको जानने का प्रयास किया है। कल इससे आगे जो है हम आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको जानेंगे। तो आई होप कि आज वाला लेक्चर जो है उसमें काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा। फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ एक बार आप जो है चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ताकि अपन उस पर अभी थोड़ा और डिस्कशन जो है वो किया जा सके, ताकि अपने ये लॉजिकल रीजनिंग वाला जो एक पार्ट जो है उसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यहाँ से हर बार जो है वो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए अपने इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट जो है वो उसमें ये शामिल है। यानी जैसे कि आपका कम्युनिकेशन वाला है, जैसे कि आपका आईसीटी वाला है, जैसे कि आपका रिसर्च वाला है, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट है। इन चारों टॉपिकों या टॉपिक से या 4 यूनिट से कह लीजिए कि हर बार जो है वो आपका निश्चित मात्रा में 5 या 6 क्वेश्चन जो है हर बार आपके आते हैं।
आई होप आज का लेक्चर जो है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग के बारे में आपको जानने को मिली। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन जो है वो आपको हो सकता है रीजनिंग को लेके, हो सकता है एडेक्टिव रीजनिंग को लेके, हो सकता है आपकी डिडक्टिव रीजनिंग को लेके, हो सकता है आपकी जो है कुछ टर्म्स को लेके हो सकता है। फिर भी आप जो है इस वीडियो लेक्चर को, इस क्लास को एक दो बार जो है आप दोबारा से इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि अपने आगे आने वाले जो लेक्चर जो है, लाइव क्लासेज जो है, उसमें किसी प्रकार का आपने लॉजिकल रीजनिंग के कंसेप्ट को लेके कन्फ्यूजन नहीं हो। आई होप आज की क्लास जो है वो अच्छी रही होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।